दोस्तों, एक लड़की जो 3 साल से अपने मायके में ही रहती है, जिसकी शादी भी हो चुकी होती है, और दोस्तों जब उसकी 4-5 सहेलियाँ उससे मिलने आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करती हैं, अपने अपने पति के बारे में बातचीत करती हैं, अपने पति की तारीफ़ करती हैं। और कोई कहता है कि मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, मेरी मर्जी के बगैर तो कोई काम भी नहीं कर सकता। कोई कहती है कि मेरा पति तो किसी और के ही चक्कर में पड़ा रहता है, मुझे तो पूछता भी नहीं है। कोई कहती है कि मेरा पति तो बहुत ही ज़्यादा दारू पीता है, मैं उसके बारे में क्या बताऊं। तभी वहाँ पे एक और सहेली होती है जो सारी सहेलियाँ मिल करके उससे कहती है कि तू भी बता अपने बारे में, तुम्हारा पति कैसा है, क्योंकि शादी के बाद तो तू ज़्यादा उसके साथ नहीं रही है, लेकिन फिर भी तो तू 6 महीना उसके साथ गुजारी है, कुछ तो बता अपने पति के बारे में। वो अपने पति के बारे में बताने लगती है। दोस्तों, सुन करके वो सारी सहेलियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, उसकी कहानी ही कुछ ऐसी होती है। दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के भागलपुर ज़िले की है। भागलपुर ज़िले के ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सपना, और भागलपुर ज़िले का ही एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है संतोष। उसकी शादी संतोष से होती है, और शादी के बाद जब सपना अपने ससुराल जाती है तो वहाँ जाने के बाद दिन तो किसी तरह कट जाता है। रात में वो अपने पति का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन रात के करीब 1 बजे उसका पति उसके कमरे में आता है, और आता है तो कहता है कि मैं आ गया। जब वो देखती है तो वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि देखते हैं कितना टाइम हो गया, 1 बज रहे हैं, जबकि उस दिन उसकी सुहाग रात थी। लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचा करके आता है और कहता है कि शुक्र है किसी ने नहीं देखा। इसके बाद वो बातें करने लगते हैं और फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। और सोते टाइम संतोष कहता है सपना से कि सपना मुझे 4 बजे जगा देना, ठीक, क्योंकि खेत में बहुत ही ज़्यादा काम है और सरसों की कटाई भी चल रही है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, मुझे 4 बजे ज़रूर जगा देना। वो कहती है कि मैं तो आपसे बोलने वाली थी कि आप मुझे जगा देना। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ज़रूर जगा देना। इसके बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं, और जब सुबह के 4 बजते हैं तो सपना की नींद खुलती है। वो उठती है, जैसे नई नवेली दुल्हन करती हैं सपना भी वैसे ही उठती है और तुरंत फ्रेश होती है। उसके बाद नहाती धोती है, पूजा पाठ करती है। इसके बाद जब अपने कमरे में जाती है तो अपने बालों को ऐसे छींटा मारती है अपने पति पर कि वो, उसे लगता है संतोष को कि बारिश आ गई। वो तुरंत ही भौचक्का होकर के उठता है और कहता है कि बारिश आ गई, सारी फसल खराब हो जाएगी और सारा सरसों भीग जाएगा। तभी देखता है कि सामने उसकी पत्नी खड़ी होती है सपना, जो कि अपने शीशे के सामने वो सज संवर रही होती है। दोस्तों, इसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ, कितना टाइम हो गया। वो कहती है कि सुबह के 5 बज गए हैं, उजाला हो गया है, आप जाइए। वो कहता है कि मैंने बोला था कि 4 बजे जगा देना, लेकिन इतना टाइम हो गया। और तभी बाहर से आवाज़ आती है जो संतोष के चाचा होते हैं। वो बोलते हैं कि संतोष। वो कहता है कि जी मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो कहती है कि कुछ तो देते जाइए। वो कहता है कि क्या, लेकिन उसको सुनने भर की फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि वो डर के मारे वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। और जाता है तो सुबह का गया वो रात को ही घर वापस आता है। जब आता है तो ऐसे भेष में आता है कि पूरे शरीर पर मिट्टी लगा हुआ होता है, पूरा शरीर जो धूल गर्दा होता है उससे भरा होता है। वो जब उसे देखती है सपना तो खुश होती है कि मेरा पति घर पे आ गया। सपना अपने पति को खींचकर बेड पर बैठाती है। वो कहता है कि नहीं, मैं बेड पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा गंदा है और देखो कितना धूल मिट्टी लगा है। वो कहती है कि क्या हो गया। वो कहती है कि फिर से साफ़ हो जाएंगे बिस्तर, लेकिन आपसे ज़्यादा अच्छे हैं बिस्तर। वो कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि संतोष के सिर पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। खेती बाड़ी का काम होता है, घर में 3-4 भैंस होती है, गाय होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है चारा डालना, चारा काट करके ले आना और उनको फिर उनके घर में बांधना, बहुत सारा काम होता है। इसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। और वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब वो फिर से बाहर जाता है तो सपना कहती है कि नहा करके आइएगा। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो जाता है तो उसे 2-3 घंटे लग जाते हैं उन सब का काम निपटाने में। जो भी गाय भैंस का काम होता है वो निपटाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसके बाद वो रात के कम से कम 10 साढ़े 10 बजे आता है तो पूछता है कि सपना तुमने खाना खा लिया। वो कहती है कि कैसे खाना खा लूँ,
मैंने तो आपकी राह देख रही थी, खाना ढक कर के रखे हूँ आपके लिए ही कि जब आप आएंगे तो हम और आप दोनों साथ में खाएंगे। वो कहता है कि सपना देखो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ, मैं तो खेती बाड़ी के चक्कर में इधर उधर रहता हूँ, तो तुम टाइम से खाना खा लिया करो। मैं तो बाहर खाना खा लिया, लोग बैठा करके खाना खिला दिए और मैं खाना खा लिया। सपना कहती है कि क्या उन लोगों को नहीं पता कि नई नवेली दुल्हन अकेले खाना खाएगी बिना पति के साथ में। वो कहता है कि छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें, तुम अकेले खाना खा लिया करो, मेरा इंतज़ार मत किया करो, क्योंकि मेरा इंतज़ार करोगी तो तुम सूख के कांटा हो जाओगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं। संतोष जब खाना उठाता है तो अपनी पत्नी को खिलाता है, क्योंकि सपना थोड़ी नाराज़गी दिखाती है। संतोष उसको मना करके खाना खिला देता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं और फिर सो जाते हैं। दोस्तों, वो फिर से सुबह वही बात कह कर के सोता है और सुबह जल्दी ही उठ करके वो खेत में चला जाता है। तभी वो कहती है कि देखिए ना, आज चाची जी बोल रही थी कि मैं घर का सारा काम क्यों करूं, और जो भी किचन का काम है तुम खुद संभालना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारा पति है वो आधे का हिस्सेदार है। जो भी उसको मिलेगा वो आधा मिलेगा, और आधा हो चुका है उसका। हमारे बच्चे का क्या है, हमारे बच्चे तो 2 हैं, उन लोगों को तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। तभी संतोष कहता है कि सपना चाची बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि जो हमारे पिताजी हैं वो 2 भाई थे। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ और मेरे पिताजी ख़त्म हो गए और मेरी दादी और दादा ने मुझे पाला था। और कुछ ही दिनों के बाद जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ने लगा तो मेरे दादाजी ने जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी खेती बाड़ी था, वो सब कुछ आधा आधा करके मेरे नाम करके वो लोग भी चले गए। और इसके बाद ये लोग को लगता है कि मैं आधे का हिस्सेदार हूँ, और जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है वो सब कुछ में हिस्सा लग चुका है, क्योंकि मैं खेती बाड़ी का काम भी संभालता हूँ, घर का काम भी संभालता हूँ। सपना कहती है कि ठीक है, इसीलिए तो चाची जी बोल रही थी कि अब तुम भी घर का काम संभालो। वो कहता है कि ठीक है तो कर लिया करो, क्योंकि जो सपना होती है वो कहती है कि देखिए घर में 2 और भी बहुएँ हैं, क्योंकि जो चाची सास होती है उसकी भी 2 और बहुएँ होती हैं। उनकी बहुत पहले ही शादी हो चुकी होती है। चाची के जो बच्चे होते हैं वो संतोष से छोटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी चाची अपने बच्चों की शादी कर चुकी होती है। जब रिश्तेदार उनके कहते हैं कि संतोष की शादी क्यों नहीं करा रही हो, तो वो कहती है कि संतोष के माता पिता नहीं हैं, इसकी वजह से इसकी शादी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग इसीलिए नहीं करा रहे हैं। तभी जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दबाव डालते हैं और फिर शादी के लिए सपना को ढूंढते हैं। सपना जब मिलती है तो सपना और संतोष की वो लोग ही मिल कर के शादी करा देते हैं। दोस्तों, आए दिन सपना को लेकर के जो उसकी चाची सास होती है बहुत ही ज़्यादा बोलती है, डांटती है, क्योंकि जो घर में 2 और बहुएँ होती हैं उनसे कोई भी काम नहीं करवाती हैं, और बस वो सोचती है कि बाहर संतोष कर रहा है और घर में उसकी बहू काम करे, उसकी पत्नी काम करे सपना। इसीलिए वो अपने बहुओं को भी काम नहीं करने देती हैं और अपने बेटे को भी, क्योंकि उनके जो बेटे होते हैं बड़े ही ठाट बाट से घूमते रहते हैं, वो अपना दिखावा करते हैं, इधर उधर चट्टी चौराहा पर घूमते रहते हैं। सपना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन रात को वो अपने पति से कहती है कि देखिए चाची सास मुझे हमेशा बोलती रहती हैं, डांटती रहती हैं, और हमेशा जो भी हक हिस्सा मिला है उसके लिए मुझे ताना देती रहती है कि तुम लोग तो आधे के हिस्सेदार हो। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब संतोष तनावग्रस्त रहने लगता है, वो हमेशा टेंशन में रहता है कि क्या हो गया यार, मैंने तो शादी किया अच्छे के लिए, लेकिन शादी बहुत ही बुरा है। जो ज़िंदगी मैं पहले बिताता था वो ज़िंदगी अब नहीं रही। पहले तो बिना टेंशन के कहीं भी रहता था, कहीं भी खाता था पीता था, ज़िंदगी निकल जाती थी, लेकिन शादी करके कहीं मैं फंस तो नहीं गया। वो यही सोचता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो सपना की चाची सास होती हैं वो सपना को बहुत ही भला बुरा कहती हैं। सपना भी उसके सब्र के जब बात टूटते हैं तो सपना भी 2-4 सुनाती है और कहती है कि क्या हो गया, मेरे सास ससुर नहीं हैं तो मैं तो हूँ अपने पति की देखभाल करने के लिए। इतना कहने के बाद तो उसकी चाची सास सर से ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि 2 दिन की आई हुई बहू इतना जवान चला रही है, इसको जवान में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। देखो मेरी जो बहुएँ हैं कि इतना दिन आए हो गए लेकिन मेरी बहू ने अभी तक दांत भी नहीं उगाड़े। वो कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद रात होती है, संतोष जब कमरे में आता है तो
सपना पूरी बात बताती है और कहती है कि देखिए चाची सास ने आज ऐसे ऐसे कहा और बहुत ही मुझे भला बुरा कहे। फिर भी मैं 2-4 उनको सुनाई तो ऐसे बोल रही थी कि तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ है, इसको कोई संस्कार ही नहीं दिए हैं इसके माँ बाप। वो कहता है कि अब मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी सपना कहती है कि देखिए मैं आपको छोड़ करके चली जाऊँगी। फ़िलहाल जो संतोष के चाचा चाची थे वो यही चाहते थे कि हम सपना को परेशान करेंगे। शादी तो चलो दबाव में आकर के उन्होंने कर भी दी, लेकिन हम जब परेशान करेंगे तो सपना अपने आप छोड़ करके अपने पति संतोष को चली जाएगी। इसके बाद ना ही इसका कोई बच्चा होगा, ना ही इसका कोई हक हिस्सा कोई लेगा। और संतोष तो है ही नौकर, वो नौकरों की तरह काम करेगा और एक दिन मर जाएगा। तो जो भी हिस्सा है वो सब कुछ हमें मिल जाएगी, जो भी धन दौलत है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब हमारे बच्चों के काम आएगा। और यही तरकीब वो अपनाती है कि सपना को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और फिर जब संतोष से वो कहती है तो संतोष कहता है कि अब जब मेरे माता पिता छोड़ करके चले गए उतनी छोटी उम्र में, फिर मेरे दादा दादी छोड़ करके चले गए, तो तुम भी छोड़ करके जा सकती हो, मेरा क्या है। वो नम आँखों से सपना से कहता है। इसके बाद जब सुबह होती है, किचन में सपना सुबह सुबह चली जाती है। वहाँ पे भी उसकी चाची सास खरी खोटी सुनाती है, जबकि संतोष वहाँ पे नहीं होता है। संतोष चाह करके भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो रहता भी तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि चाचा चाची जो उसके थे इतना उस पर दबाव डालते थे कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था कि अपनी पत्नी के प्रति वो कुछ बोल सके। इसके बाद जब वो खेत चला जाता है तो उसकी पत्नी को खरी खोटी सुनाती है उसकी चाची सास। इसके बाद सपना अपना बैग में कपड़े पैक करती है। संतोष आता है तो सपना घर से निकल रही होती है। संतोष सपना से कहता है कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो 1 महीने 2 महीने बाद आप आना और मुझे ले करके फिर से अपने घर आना। वो चली जाती है इतना कहने के बाद, और इसके बाद संतोष बिल्कुल अकेला रहने लगता है और फिर उसी तरह वो काम धंधा करने लगता है। जो भी घर का काम होता है वो बहुत ही मेहनत से करता है और चाची और चाचा को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो वो लोग जो चाह रहे थे वही हुआ और उसके साथ। इसके बाद जो संतोष होता है, अब सपना के न रहने के बाद वो वहीं पे अकेला रहने लगता है। संतोष अब चुपचाप से रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है, काम तो पूरा करता है लेकिन किसी से बात भी नहीं करता है। उसको सपना का जाना बहुत ही बुरा लगता है। वो नहीं समझ पाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि सपना के बिना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो संतोष कभी प्यार नाम की चीज़ भी नहीं जानता था, आज उसकी पत्नी 6 महीने में उसे सिखा दी थी कि प्यार क्या चीज़ होता है। उसकी फिक्र करना, उसको बोलना, उसको डांटना, उसकी परवाह करना, वो सब कुछ उसके सामने अब दिख रहा था कि सपना उसका कितना ख्याल रखती थी। इसके बाद अब संतोष को हर एक बात उसकी याद आने लगती है और वो चुपचाप से रहने लगता है और खेत में ही काम करता था। और वहीं पर एक ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के पास ही एक टूटा फूटा घर था, उसी घर में वो रहने लगता है। रात को भी वहीं रहता था, दिन को भी वहीं रहता था। और चाचा चाची को तो बहुत ही अच्छा था कि चलो किसी तरह तो छोड़ करके चली गई। और जब वहाँ पे सपना जाती है तो अपने माता पिता से कहती है कि जो मेरा पति है, मेरे पति की कोई कदर नहीं है वहाँ पे, वो लोग तो गुलाम बना करके रखे हैं मेरे पति को। जो सपना के माता पिता थे वो समझाने की बजाय वो और भी आग में घी डालने का काम करते हैं और कहते हैं कि सपना तुम्हें उस घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो सोचे थे कि चलो 40 बीघे का मालिक है वो लड़का संतोष, वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से रखेगा, रानी बना करके रखेगा, लेकिन तुम्हें तो वो नौकरानी बना दिया और ख़ुद भी नौकर बन के उस घर में है, उसकी कोई कदर नहीं है, तो तुम्हारी क्या कदर होगी, हम तुम्हें उस घर में जाने नहीं देंगे। ये सब बातें कहते हैं। सपना भी अपना चुपचाप रहने लगती है और वो भी वहाँ पे सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती है। 1 महीने बीतते हैं, सपना को भी इंतज़ार होता है कि उसका पति आएगा लेने। 2 महीने बीतते हैं, फिर वो इंतज़ार में होती है कि उसका पति आएगा, लेकिन ऐसे करते 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 उसको 3 साल बीत जाते हैं। सपना भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। इधर संतोष को भी याद आती है, लेकिन संतोष चाह कर के भी अपने पत्नी के पास नहीं आ सकता था उसे लेने के लिए, और वो अकेला ही वहीं पे रहने लगता है। खाना घर से जाता था, वो खाता था, वहीं पे काम करता और वहीं पे रह जाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब उसकी सहेलियां आती हैं और उससे आपस में बातचीत करती हैं, अपने अपने पति के बारे में अपनी तारीफ़ करती हैं, अपने पति की तारीफ़ करती हैं।
तभी जो सपना होती है, सपना से वो लोग बोलती हैं कि तू भी अपने पति के बारे में बता। जब अपने पति के बारे में बताती है, उन सहेलियों की आंखें नम हो जाती है और कहती हैं कि तुम्हारा पति तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, कितना अच्छा तुम्हारा पति है, तुम अपने हक के लिए लड़ो। सपना, तुम इतने दिन से अपने मायके में बैठी है, तुम्हारा पति कितना अच्छा है, तुम अपने पति के पास जा। हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा पति मजबूरी में ही नहीं तुम्हारे पास आ रहा है और वो सारी धन दौलत को हथियाना चाहते हैं, तू अपने पति के पास जा। सपना भी सोच समझकर फैसला लेती है और कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो अगले दिन वहीं से प्राइवेट बस पकड़ती है। वहाँ से उसके ससुराल की दूरी 35-40 किलोमीटर की दूरी पर उसका ससुराल होता है। सपना को संतोष ने पहले ही बता रखा था कि जब तुम नहीं थी सपना, तो मैं वहीं खेत में ही रहता था, वहीं पे खाना जाता था, वहीं पे मैं खाना खाता था, काम धंधा जो भी होता था खेती बाड़ी का मैं वहीं पे करता था और रात को वहीं पे ही सो जाता था। इस बात का सपना को ध्यान होता है और वो बस से उतरती है तो वो सीधे उसी खेत के पास जाती है, ट्यूबवेल पर। जब सपना वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसका पति मैले कुचले कपड़ों में एक टूटी हुई खाट पर सोया हुआ होता है उसी कमरे में। जब वहाँ पे जाती है तो अपने हाथों को उसके गालों पर सहलाती है और जब धीरे धीरे सहलाती है, संतोष को जब मालूम पड़ता है कि कोई मेरे पास आकर मुझे सहला रहा है, उसकी तुरंत नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है तो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सपना होती है। उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी को पकड़ करके वो रोने लगता है, घंटों रोता है और कहता है कि सपना, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो कहती है कि आपको मेरी याद नहीं आई, आपको नहीं पता था, मैं बोल के गई थी कि 1-2 महीने के बाद आप आइएगा और मैं आपके साथ आपके घर पे आऊँगी, लेकिन आपने तो कभी मेरी खबर ही नहीं ली और ना ही मेरे घर पे आने की आपने कभी कोशिश की। वो कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं अपने चाचा चाची के इतना दबाव में रहता हूँ कि मैं किसी के पास नहीं जा सकता और काम धंधा का इतना प्रेशर होता है और इन लोगों ने कहा था कि वो अब मेरे घर में नहीं आ सकती, चाहे इसके लिए तुम्हारी दूसरी ही शादी क्यों ना करानी पड़े। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो संतोष होता है वो कहता है कि सपना, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि चाचा चाची के साथ मैं नहीं रह सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। संतोष के पास तो खुद ही 40 बीघा खेत होता है और उसी को वो कहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, इसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। जब रिश्तेदारों को वो बताता है, रिश्तेदार आते हैं, गांव वाले आते हैं, संतोष का हक उसे दिलाते हैं। इसके बाद उसके चाचा चाची संतोष से अलग हो जाते हैं। संतोष वहीं पर जहाँ ट्यूबवेल होता है वहीं पर एक बहुत ही अच्छा घर बनाता है और उसका परिवार वहीं रहने लगता है। सपना वहीं सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती है। संतोष अपनी खेती में जुट जाता है और बहुत ही अच्छी खेती करता है और दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद तो उनकी ज़िंदगी जैसे बदल जाती है बिल्कुल ही। वो बच्चे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं और संतोष तो अपने बेटे को पाकर के बिल्कुल निहाल हो जाता है। दोस्तों, जो संतोष की ज़िंदगी की गाड़ी थी पटरी से उतर चुकी थी, आज उसकी गाड़ी पटरी पर है और बहुत ही अच्छे से वो लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं और बहुत ही खुश हैं दोनों पति पत्नी। 7 साल हो गया सपना और संतोष को एक साथ रहते हुए और दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश रहते हैं, दोनों मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।